अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खौफनाक और तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल है पूरे मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि जो वाक़यात ईरान में पेश आ रहे हैं उसका रद्दमल आपको पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, उसके असरात आपको पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। और यही वो खदशात थे जिसके बारे में ऑलरेडी हम सब बात कर रहे थे कि अगर आपके पड़ोस में जंग छिड़ती है तो उसके कुछ ना कुछ असरात आपको अपने मुल्क में भी दिखाई देंगे। और अभी ये बहुत शुरुआत है, और जिसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान का आज के दिन किस कदर नुकसान हुआ है। और ये अभी सिलसिला अगर खुदा न खास्ता आगे बढ़ता है तो ये बहुत ही खौफनाक तशवीशनाक सूरत हाल बन सकती है। आज अगर हम ओवरऑल खबरों को देखें तो इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। और ये एहतजाज अफसोसनाक है कि बहुत पुरतशद्दुद हो गए, फोर्सेस की तरफ से फायरिंग तक की गई। और अब इसमें बहुत सारी जो जानें हैं वो भी चली गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि ये एहतजाजों का सिलसिला भी रुका नहीं है, जिसके बाद मामूल की जो ज़िंदगी है वो ज़ाहिर है मुतासर हो चुकी है। कई शहर जो है उनकी अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं, और ये तमाम चीज़ें इस पर तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा आज की एक अहम खबर ये भी है कि जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स, उनकी ट्रांसमिशंस हैक हो गई। और ये सब क्यों कर कैसे हुआ, और हैकर ने फिर उसके बाद पैगाम कौन सा चलाया, ये भी आपको बताते हैं। और फिर जो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, और ख़ास तौर पर अंदरूनी भी और बैरूनी भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मज़म्मतें तो हुई हैं लेकिन उसके ऊपर अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नज़र नहीं आती। तो क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं था? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था इस सारी सूरत हाल में? इस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या वाक़यात हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद कर दिया गया, और उनकी शहादत के बाद एक गम व गुस्से की फ़िज़ा थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी। जो ना सिर्फ ये कि अहले तशी कम्युनिटी है उनकी तरफ से, बल्कि जनरली मैं देख रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और हर कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था। और उनकी शहादत ने हर किसी को बहुत ज़्यादा उदास किया। ख़ास तौर पर जो अहले तशी कम्युनिटी है, बड़ी तादाद में ये लोग बाहर निकले और इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज शुरू किया। आम लोग थे, ये कोई किसी जमात के बैनर तले नहीं थे। अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर अमरीकी कॉन्सलेट के ऊपर इन्होंने, मुजाहिरीन ने जाकर नारेबाजी भी की और यहाँ पे एहतजाज शुरू किया। और फिर इनमें से कुछ लोग जो है वो अंदर भी दाखिल हो गए। जैसे ये लोग अंदर दाखिल हुए हैं उसके बाद अंदर क्या वाक़यात हुए हैं उनके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि फोर्सेस की तरफ से एकदम जो है इनके ऊपर अटैक शुरू हो गया मुजाहिरीन के ऊपर, जिसके बाद ये मुजाहिरीन भी मुश्तिल हो गए और उन्होंने आग लगा दी। जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले मुश्तिल मुजाहिरीन अंदर गए हैं, इन्होंने जाके काउंसलेट में तोड़ फोड़ शुरू की और आग लगाई, जिसके बाद जो वहाँ पर अंदर फोर्सेस के लोग मौजूद थे, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये अमरीकी फोर्सेस थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि सादा लिबास एहलकार भी थे। तो उनकी तरफ से फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में बहुत ही भयानक वाक़यात रूनुमा हुए। और जो इत्तलात आई हैं, कंफर्म्ड जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक तो 9 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपनी एक ट्वीट में कंफर्म किया है कि कराची के अंदर ही अगर बात की जाए तो सिर्फ 18 हलाकतें कराची के अंदर ही हुई हैं। जबकि एक कराची के जो लोकल रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक तकरीबन 85 से 90 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनको बुलेट्स इंजरीज़ हैं और वो लोग अस्पतालों में गए हैं। तो ये इस वक्त एक खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है कराची की। ये हैरत अंगेज़ है कि अगर ईरान की इस तरह की सूरत हाल थी तो क्यों अहम मकामात पर सिक्योरिटी नहीं थी। जहाँ ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि मुजाहिरीन भले बाहर आएँ, पुरअमन एहतजाज करते, लेकिन बहरहाल अंदर जाकर तोड़ फोड़ करना, या इवन ऐसे भी वाक़यात हुए हैं दीगर शहरों में कि जहाँ पर आम जो लोग हैं उनकी भी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। तो बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जज्बात में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है, लेकिन बहरहाल अगर आप इमलाक को जला रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो उससे तो आम पाकिस्तानी बेचारे का ही नुकसान हो रहा है। उससे कोई अमेरिका का हाथ तो रुक नहीं रहा, और ना ही ईरान के अंदर जो मामलात हैं उसमें कोई तब्दीली आएगी। तो ये बस पाकिस्तान के अपने अमलाक को नुकसान पहुंचाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि उन मुजाहिरीन को जब रोकना पड़ रहा है तो उसके अंदर जो है वो फोर्सेस भी फिर बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं ताकत का। अच्छा, अब ये अपने आप में एक बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान के अंदर कि अब ताकत का इस्तेमाल जो है वो तो मतलब उसकी कोई ना तो लिमिट रह गई है, ना उसको कहीं आप ये देखते हैं कि उसके कोई एसओपी रह गए हैं।
लगता है कि हर एहतजाज से निमटने का बस एक ही हल है कि स्ट्रेट फायर कर दिए जाएं। इससे नीचे तो मतलब है कि हम बात ही नहीं अब करते। ये वाली अब सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है, चाहे वो किसी भी किस्म का एहतजाज हो, वो TLP वाले बाहर निकल आएँ, वो PTI वाले बाहर निकल आएँ, अब ये बेचारे LTC बाहर निकले हैं, लेकिन हर एक को एक ही तरह से ट्रीट किया गया। इवन कश्मीर में भी जो लोग अमन कमेटी वाले बाहर निकले थे उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी अब स्टेट पॉलिसी बन चुकी है कि कोई भी एहतजाज हो उसको सड़कों पर ही रौंद डालो, उसको कुचल डालो, उसको बढ़ने ही ना दो, और कोई पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश ही अब बाकी नहीं रह गई है। ये तो चलें कुछ थोड़ा सा पुरतशद्दुद एहतजाज बन भी गया था, लेकिन जनरली जो पुरअमन भी एहतजाज होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही होती है। तो कराची में ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, इस पे बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं और बड़े ज़ाहिर है रेलिवेंट सवाल हैं ये कि आखिर इस बात का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। ये जो शहरी जाबाक हुए हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, और अगर अंदर से कोई मुबैना तौर पर अमरीकी मरीन्स ने इनके ऊपर फायरिंग की है तो क्या इसके ऊपर जो है वो अमेरिका से बात की जाएगी? क्या इन एहलकारों के खिलाफ कोई मुकदमात दर्ज किए जाएंगे? क्या कोई आके इस बात का जवाब देगा कि क्यों कर इन मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग की गई? अगर मुजाहिरीन पुरतशद्दुद भी हो रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर एंटर हो रहे हैं जहाँ पर आप उन्हें एंटर नहीं होने देना चाहते, तो उसके और भी कई तरीके हैं। आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उनके ऊपर शेलिंग वेलिंग कर देते हैं, या थोड़ा सा आप उनको पीछे की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन हर एहतजाज को रोकने का तरीका ये तो नहीं होता कि आपने सीधा सीधा लोगों को गोलियां मारकर मार ही देना है, जान से ही मार देना है। इस्लामाबाद में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई। रेड जोन की तरफ लोग मार्च कर रहे थे और वो भी अमेरिकी एम्बेसी की तरफ जाना चाहते थे। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग थे इस्लामाबाद में। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 5 से 8 हज़ार के दरमियान तादाद थी। अच्छा एक बड़ा क्राउड था, और इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, और ये बड़ा क्राउड मार्च कर रहा था और ये आ रहा था इस तरफ। लेकिन बीच में फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने पहले से ही मोर्चे संभाल लिए और उन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग वगैरह भी शुरू कर दी। मोहसिन नकवी भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी मुजाहिरीन के घेरे में आ गए, जो उनसे कुछ बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने एक ऑफिशियल रिस्पांस ज़रूर दिया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान के लोग गमज़दा हैं ऐसे ही हर पाकिस्तानी भी गमज़दा है, और हम इस पूरे गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपील की कि जनाब आप कानून हाथ में मत लें। तो ये एक पहला ऑफिशियल रिस्पांस था जो पाकिस्तान की तरफ से आयतुल्लाह खामिनाई की शहादत के बाद आया, वरना उससे पहले तो हमें कोई अफसोस भी करता, ताज़ियत करता भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बहरहाल इस्लामाबाद में यहाँ पर भी बेदरेग इस्तेमाल हुआ ताकत का, और ख़बरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी 3 या 4 अफराद जो हैं मुजाहिरीन वो शहीद हो गए हैं इन्हीं रियासत की जो ताकत के इस्तेमाल की वजह से, और कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। फुटेजेस सारी मौजूद हैं जिस तरह से बेचारों को ले जाया जा रहा है। लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी काउंसलेट के सामने लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर जो था वो एहतजाज पहले तो पुरअमन तौर पर जारी था, लेकिन फिर कुछ लोगों के बकौल वहाँ पर भी लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो फिर वहाँ पे पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। जबकि कुछ लोगों का कहना ये है कि उन जो लोग वहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू की गई, लाठी चार्ज वगैरह किया गया। अच्छा, यहाँ पे भी मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो गलत बयानी करने से बाज नहीं आई। अब इसको गलत बयानी कहें या ये कहें कि जी इनके ऑर्डर्स नहीं किसी ने माने, मेरे ख्याल से तो ये गलत बयानी है, क्योंकि अब ये तो हम नहीं सोचते कि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो पुलिस इस वक्त ना मान रही हो, क्योंकि पुलिस तो आपको पता है इस वक्त शरीफ फैमिली का मुसल्ला विंग बनी हुई है। तो मरीम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि जी हमें मुजाहिरीन का जो गम है, उनके जज्बात है, उसका एहसास है, और मैंने इसीलिए पुलिस को हिदायत की है कि उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आया जाए, बल्कि मैंने उनके लिए इफ्तारी का एहतमाम करने की भी हिदायत दी हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपना वो जो है वो दिखाने की कोशिश की कि जी हमने तो बड़ा अच्छे से ट्रीट करना है मुजाहिरीन को। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर ग्राउंड पर क्या थी कि शेलिंग वगैरह वहाँ पर भी हुई और लोगों को वहाँ पे जो है वो डंडे शंडे भी मारे गए, और इस तरीके का वहाँ पे तशद्दुद का सारा सिलसिला नज़र आया। तो ये तो इन वाक़यात में बड़े शहरों की सूरत हाल थी, लेकिन उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली ख़बरें आ रही हैं कि कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। वहाँ पे इंतहाई सख्त सूरत हाल है कशीदगी की, इसी वजह से वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वो ऑनेस्टली काफ़ी खौफनाक हैं। तो वही जो चीज़ एक मैं कह रही थी बात कि ये इस तरह लग रहा है कि पूरा जो रीजन है वो आपका एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल से दो चार है। अभी भी ये मामला रुका नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे। उन्होंने भरपूर यहाँ पे मिसाइल वगैरह दागे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा मिडल ईस्ट है वो भी मुतासर हुआ है।
ये याद रखिए कि जो मिडल ईस्ट है उसकी शोहरत जो है वो बड़ा पुरअमन इलाके के तौर पर है, और ये तासुर बनाया गया है बड़ी मेहनत के साथ कि वहाँ पर कोई अमन अमान के मसाइल नहीं है, लोग बिल्कुल महफूज रहते हैं और महफूज है उनकी सरमायाकारी भी, और इसी वजह से लोग इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, सैरो सयाहत भी होती है। तो उनका वो जो एक पूरा परसेप्शन था कि जी ये पुरअमन जगह है और यहाँ पर है, अब सूरत हाल ये है कि जो मिसाइल आए हैं ईरान की तरफ से उसके बाद कभी कोई होटल पर लग रहा है, कोई एयरपोर्ट पे लग रहा है, कोई अमरीकी बेसिस पे लग रहा है, तो उसके बाद वहाँ पर भी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो मुतासर हो गए हैं। फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई हैं वहाँ पर, अगले 4 दिन के लिए बहुत सी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स दुबई वगैरह के लिए नहीं मिल रही हैं। इसी तरह जो उनके शहरियों ने भी बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है और ये सिलसिला भी जारी व सारी है। इसके अलावा ईरान ने डायरेक्ट तेल अवीव में भी जो है वो मिसाइल फायर किए हैं, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि जो उन्होंने जवाबी फायरिंग की है या जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, मिसाइल दागे हैं, उसके नतीजे में अभी तक उनका कहना यह है कि जो 560 के करीब अमरीकी फ़ौजी हैं वो उन्होंने हलाक कर दिए हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, अभी तक इसकी कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से तस्दीक तो नहीं होती, लेकिन ये ईरान का दावा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ये तस्लीम किया है कि उनके इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 3 फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं और चंद एक ज़ख्मी भी हैं। इसके अलावा जो इजरायली शहरी हैं उनमें भी कुछ लोगों का बताना है कि तकरीबन 10 या 15 जो शहरी हैं वो उनके हलाक हो गए हैं, जबकि कुछ उनके जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हैं। ये याद रहे कि उन्होंने काफ़ी वो ज़ेर ज़मीन बंकर्स वगैरह महफूज बनाए हुए हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ईरान ने नए मिसाइल लॉन्च कर दिए तो वो फौरी तौर पर बंकरों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे जो जानी नुकसान है वो कम होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल आज की वीडियोस देखें तो आपको ऐसा अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह तबाह हो रहा है, और कुछ मनाजिर तो ऐसे थे कि जैसे आप गज़ा के मनाजिर देख रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर ये हमला किया और क्या उनका आगे का मकसद है, क्योंकि अगर वो रजीम चेंज चाहते थे तो अभी तक तो वो नज़र नहीं आ रहा कि वो हो सकेगा। जितनी बड़ी तादाद में अवाम लोग निकले हैं आयतुल्लाह खामिनाई के हक़ में और मौजूदा गवर्नमेंट के हक़ में, तो उससे तो रजीम चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब अगर रजीम चेंज के बगैर आप जा रहे हैं तो फिर आपने हासिल क्या किया? न्यूक्लियर वेपन्स को अगर आप तबाह करने की बात करते हैं तो वो तो उनके पास थे ही नहीं। तो उसके अलावा अगर आपने ये हासिल किया है कि एक 86 साला बुज़ुर्ग शख्स को, जो कि वैसे ही शायद और चंद साल मज़ीद जी लेता, उसको आपने शहादत के रुतबे पर फाइज कर दिया, उसके अलावा आपने क्या हासिल किया? उसके अलावा तो आपने बदनामी समेटी है, 100-150 बच्चियाँ आपने शहीद कर दी स्कूल की, वो भी आपके खाते में गया। अगरचे उसके ऊपर मैं देख रही थी कि उतनी एक्सटेंसिव कवरेज नहीं हुई इंटरनेशनली जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम था। उसके अलावा अगर खामिनाई की शहादत की बात की जाए तो बल्कि इसके ऊपर सोचने की बात यह है कि खामिनाई की शहादत से भी इवन आपने क्या हासिल किया है। उनके पास आगे एक पूरा चेन ऑफ कमांड है, अगला उनका जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, वो मुंतखब हो जाएगा, वो आगे अपनी कमान संभाल लेगा, और अभी उन्होंने आर्जी तौर पर बना भी दिया है। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है, आपने क्या फ़ायदा उठाया? आपने एक ऐसे शख्स को जो कि पहले ही अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट गुजार चुका था, उसको आखिरी वक्त में इतना बड़ा हीरो बना दिया है, और वो था हीरो, और आपने मज़ीद उसको जो है उसके मर्तबे के मुताबिक जो है शहादत भी उसको प्रोवाइड कर दी, उसको मौका मिल गया कि आपने उसे शहीद कर दिया। इससे बेहतर मौत और क्या कोई तलब कर सकता है? 86 साल ज़िंदगी भी जी ली और आखिर में मौत मिली, तो वो भी शहादत की। और फिर उसके बाद आपने जो एक हेट्रेड उसके बाद कमाई है वो आप देखिए, और वो न सिर्फ ये कि अगली ईरान की पूरी नस्ल, बल्कि शायद उससे भी अगली नस्ल, और उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के आपके जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी आपने अपने ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत कमा ली है। तो एक हेट्रेड है जो कि आपको इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ अब और बढ़ती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो अदरवाइज़ शायद कुछ समझते हो कि प्रैक्टिकल डिसीजन करने चाहिए, वो जब आप इतनी ब्रूटैलिटी का मुजाहरा करते हैं तो अल्टीमेटली लोगों के जज्बात आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि अगली 1-2 कम अज़ कम नस्लों के लिए आपने क्या हासिल किया है। तो ये एक बहुत ही फ़जूल किस्म की मेरा ख़्याल है स्ट्रैटेजी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें बज़ाहिर ऐसा दुनिया समझेगी कि शायद वो बड़े कामयाब हो गए और बड़ा उन्होंने कोई अचीव कर लिया, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म अचीवर उनकी ज़रूरत हो सकते हैं वो, लेकिन जनरली आप इसको कोई बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कामयाबी करार नहीं दे सकते, क्योंकि रजीम चेंज नहीं हुआ अभी तक, ये याद रखिए। अभी तक वो अपनी यहाँ पर कोई कठपुतली हुकूमत इंस्टॉल करने में कामयाब नहीं हुए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जो उनके आगे के प्लान्स हैं कि जिसमें वो
سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جناب اگر ایران میں ہم اپنی کٹ پتلی حکومت انسٹال کر دیں گے تو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا خواب پورا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں ان کو ایسا ایک پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں پر بیٹھ کر وہ آرام سے چائنا پر، رشیا پر نظر رکھ سکتے ہیں. اور ایون آپ کے جو یعنی اس کے افغانستان اور اس سے پھر ملحقہ جتنا بھی آپ کا رابطہ جہاں جہاں نہیں ہو پاتا آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ مستقل اس ریجن میں کوئی اپنی پراکسی جو ہے وہ بٹھانے میں کامیاب ہو سکیں، جس کا امکان ابھی فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہا. آج پاکستان کی اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو جناب بڑی سوچ بچار کے بعد، سنا ہے کہ ایک بہت بڑے لمبے چوڑے اجلاس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں شاید، لیکن بہرحال دیکھا یہ گیا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک مذمتی تو نہیں کہیں گے، تعزیتی ٹویٹ کر دی. اور اس تعزیتی ٹویٹ میں انہوں نے صرف افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جی خامنہئی صاحب کی شہادت پر ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑا دلی دکھ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ افسوس اور یہ دکھ آپ کو کس نے پہنچایا ہے تو انہوں نے نام کوئی نہیں لیا. ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پورے آپ کے جو ممبرز تھے کیبنٹ کے یا باقی جو نون لیگی رہنما ہیں ان سب کو کوئی ایک ہی میسج ملا ہوا تھا کہ جناب آپ یوں کر کے میسج کر دیں، ایک ہلکا پھلکا ہومیوپیتھک سا میسج کہ جناب ہمیں بڑے دکھ اور افسوس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہم سب بھی اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور جو ان کے لیے آپ دعائے خیر کر دیں، اور بس اس طرح کا. لیکن اس میں آپ نے جو بربریت کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے اس کا ذکر نہیں کرنا. نہ یعنی مقتول کے ساتھ ہمدردی کر لیں لیکن قاتلوں کے ساتھ بھی اپنی دوستی یاری پکی رکھیں. اور یہ آپ احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں، آپ خواجہ آصف کا ٹویٹ دیکھ لیں، آپ عظمہ بخاری کا ٹویٹ دیکھ لیں، آپ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں، آپ محسن نقوی صاحب کی مذمت دیکھ لیں، تو وہ آپ کو آلموسٹ سارا کنٹینٹ ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے. تو اب یہ بڑا آبویس ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ کیا، اچھا اس پہ بہت سے لوگ یہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں، پاکستان کیا کوئی جذباتی فیصلہ کرے، وہ بھی ایران کی خاطر جو ہے وہ جنگ چھیڑ لے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، کیا ان کے اوپر حملہ کر دے جا کے بدلہ لینے کے لیے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کی پرائی آگ میں ہمیں بے شک جتنی مرضی تکلیف ہو لیکن کیا وہ جنگ ہم اپنے گھر کے اندر لے آئیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو کوئی بھی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ جا کے جو ہے وہ جنگ کو اپنے گھر میں بلا لیں، نہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے اسرائیل کے اوپر ایٹمی بم پھینک دیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا. کہہ کیا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ان کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ ان کے ساتھ جا کے ان کو سپورٹ تو کرتے نظر نہ آئیں. کہیں یہ تو فیل نہ ہو رہا ہو کہ ہاں بھائی آپ ان کو امن کے انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کر رہے ہیں. آپ کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ آپ ان کی ایک زبانی مذمت کر سکتے تھے. آپ یہ جو آپ نے بورڈ آف پیس ہے اس میں شمولیت اختیار کی، آپ وہاں سے نکل سکتے تھے کہہ کے کہ جناب ہم تو امن کے لیے اس میں شامل ہوئے تھے، اگر جنگیں لڑنی ہیں تو پھر اس بورڈ آف پیس کا کیا مقصد ہے، آپ کہہ کے اس سے نکل سکتے تھے. تو آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ ان سے لڑنا نہیں چاہتے، نہیں لڑ سکتے، تو کم از کم آپ ان کے ساتھ جا کے دوستی تو نہ بنائیں. یہ کمزوری کا تاثر تو نہ دیں کہ آپ جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مذمت تک نہیں کریں گے. تو یہ اصل میں تکلیف ہے جو آپ کو اس وقت عوام کی غم و غصے میں نظر آ رہی ہے. میں آج دیکھ رہی تھی جو مظاہرین مختلف میڈیا پرسن سے ٹاک کر رہے تھے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو جو ہے ہم وہاں پر تمغے دلوا رہے تھے اور میڈل دلوانا چاہ رہے تھے کہ جنہیں نوبیل پرائز دیا جائے. تو یہ لوگوں کے جذبات ہیں. اب یہ اس کو کور کرنے کے لیے بس وہ ہومیوپیتھک سے اسٹیٹمنٹ بھلے دے دیں ہمیں دکھ ہے ہمیں تکلیف ہے، لیکن آپ جو کر سکتے تھے کم از کم آپ وہ بھی نہیں کر سکے. اچھا جی، اب اس کے اوپر جیو کے اوپر جو ایک سٹوری آج چلی ہے بڑی خوفناک قسم کی چلی ہے. اس کے مطابق جیو نیوز جو ہے چلتا چلتا اچانک اس کے اوپر ایک خوفناک سا میسج چل گیا جو کہ افواج پاکستان کے خلاف تھا، اور اس میں بظاہر عوام کو یہ اشتعال دلایا گیا تھا کہ جناب آپ اپنے افواج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ انہوں نے ایک اس کے سیگمنٹ نے باقاعدہ تباہی کی طرف ملک کو دھکیل دیا ہے. یہ سب کو ایک دم چونکا دینے والا معاملہ تھا کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے تھے ظاہر ہے اس چیز کو انہوں نے ایک دم حیران کن طور پہ دیکھا کہ جو معمول کی نشریات ہیں اس کو ایک دم سکرین سے آؤٹ کر کے یہ کیا پیغام چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن چند ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا، لیکن ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد سے ابھی ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ جو بھی ان کی لائیو سٹریمنگ وغیرہ ہے وہ ابھی بلاک ہے. اس کے بعد کچھ ہی دیر میں یہی پیغام جو ہے ARY کی بھی اسکرین پہ دکھائی دیتا ہے.
تو اب اس کے اوپر خبر یہ ملی ہے کہ جناب ہیکرز کا حملہ ہوا ہے، کیونکہ جیو نیوز کے جو ایم ڈی ہیں اور اظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ ڈسکلیمر آیا ہے ٹویٹ کی صورت میں، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہیکرز نے ان کے اوپر ایک سائبر اٹیک کیا ہے، جس کے بعد یہ ساری صورتحال نے جنم لیا ہے، اور جو میسج اس پہ چلا ہے اس کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کارروائی کریں اس سلسلے میں۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ تو اللہ جانے کہ یہ ہیکرز کون ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ موساد کے ہیکرز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ انڈیا کی شرارت ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ افغانستان کی شرارت ہے، لیکن بہرحال جس کی بھی شرارت ہو، لیکن یہ ایک ان یوزول میسج تھا جو کہ اچانک آیا، جس نے کافی زیادہ ہلچل مچا دی، اور ابھی تک جو ہے جو دونوں ان کی یعنی لائیو اسٹریمنگز وغیرہ کے جو ایشوز ہوئے ہیں ہیکرز کی، اس سے یہ نکل نہیں سکے چنگل سے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، لیکن جناب جو اوور آل اگر ہم جیسے میں کہہ رہی تھی کہ بات کریں تو حیران کن طور پر یہ میرے لیے ایک کافی عجیب بات تھی دیکھنا کہ وہ تمام لوگ جو ساری زندگی اینٹی امریکہ، پرو پیلسٹائن، پرو ایران سیاست کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ جو انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور جو ہمیشہ مذہبی ٹچ دیتے رہے ہیں اپنی سیاست میں ان تمام ایشوز کو لے کر کے، آج آپ کو وہ اتنے بڑے موقع کے اوپر بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا میں حیران تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل غائب ہے منظر سے، ان کا کوئی آپ کو پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا، ان کا کوئی آپ کو پریس کانفرنس، کوئی احتجاج، کسی قسم کا کوئی میسج، کوئی بیان دکھائی نہیں دے رہا، ایسے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے باقی آپ دیکھ لیں جتنی یہ مذہبی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے کوئی آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہلچل نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ آپ کے مذہبی طبقے کا اصل روپ ہے کہ یہ لوگ جس انداز سے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہیں ابھارتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر کچھ کرنے کا وقت آتا ہے یا عملی طور پر کہیں کرج دکھانے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ پورا مذہبی ملا طبقہ جو ہے وہ آپ کو بالکل غائب نظر آتا ہے۔ تو ہم تو بہت پہلے ہی ان کو ایکسپوز کر چکے ہیں، لیکن اب یہ اپنے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔